चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक, दिस इज रेडिएशन फोर्स। ठीक है, रेडिएशन फोर्स क्या है? रेडिएशन फोर्स तो सुनिएगा, दो अलग अलग केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दो ही केस से इसके सारे केस कवर कर लेंगे। वैसे बनाने जाएं तो टोटल 6 केसेस बना सकते हैं, लेकिन मैं दो ही केस में कोशिश करता हूं समझा दूं। देखिए, ये ऐसा हमारे पास कोई एक सरफेस, ठीक है, ये जो सरफेस है, पहले सरफेस के बारे में सुन लीजिए। तो इस सरफेस का मैं सरफेस एरिया मान लेता हूं ए है। ठीक है, इस सरफेस के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर मैं ए डिफाइन कर देता हूं। ए क्या है? एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब समझ रहे हैं? एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब जैसे इधर से हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, ये जो आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसकी इंटेंसिटी में आई मान लेता हूं, वेवलेंथ हम लोग लैम्डा मान लेते हैं। तो कुछ फोटॉन्स आ रहे हैं जो इस सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, अब फोटॉन्स आएगा, सरफेस से टकराएगा, तो फोटॉन के पास लीनियर मोमेंटम है, तो फोटॉन का लीनियर मोमेंटम बदलेगा जब वो इस सरफेस से स्ट्राइक करेगा उसके बाद। और जब लीनियर मोमेंटम बदलता है, लीनियर मोमेंटम चेंज होने में ऑब्वियसली कुछ टाइम लगेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? फोर्स। तो इस फोटॉन के आकर के इस सरफेस पर स्ट्राइक होने की वजह से उसका मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम इज फोर्स। उसी फोर्स को हम लोग रेडिएशन फोर्स बोलते हैं। एक बार फोर्स आ जाएगा, सरफेस एरिया ए है, तो हम लोग रेडिएशन प्रेशर भी निकाल लेंगे, क्योंकि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? भले ये फोर्स बहुत छोटा होगा, ये फोर्स बहुत छोटा होगा, 10⁻⁻⁵ -6 न्यूटन के ऑर्डर का होगा, लेकिन फिर भी एक बार के लिए कैलकुलेशन तो हमें आना चाहिए। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अब ये एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है? तो एब्जॉर्प्टिव पावर किसी सरफेस का हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब क्या है कि इसने कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लिए पर यूनिट कितने फोटॉन्स इंसिडेंट किए गए थे। ओके, और इस सरफेस के लिए, इसी सरफेस के लिए मैं रिफ्लेक्टिंग पावर आर डिफाइन कर देता हूं। तो रिफ्लेक्टिंग पावर क्या है? ये जो फोटॉन्स आ रहे हैं, तो ये सरफेस कुछ ऐसा है कि ये कुछ फोटॉन्स को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके लिए एब्जॉर्प्टिव पावर ए है, और कुछ फोटॉन्स को ये रिफ्लेक्ट भी करेगा, जिसके लिए रिफ्लेक्टिंग पावर आर है। तो रिफ्लेक्टिंग पावर क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग पावर होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड पर यूनिट नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। तो जो फोटॉन्स आए हैं उसका ये दो ही काम हुआ है, या तो वो एब्जॉर्ब हुए हैं या नहीं तो रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि एब्जॉर्प्टिव पावर प्लस रिफ्लेक्टिव पावर मिलाकर 1 के बराबर होगा? तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग पावर इज इक्वल टू 1 माइनस ए होगा। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग पावर है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ए भी मैं लिख लेता हूं। आई बात समझ? तो मुझे कभी यदि नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब चाहिए होगा, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब को मैं लिख दूंगा एब्जॉर्प्टिव पावर इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। यदि मुझे कभी नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड चाहिए होगा, तो मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इनटू 1 माइनस ए लिख दूंगा। आई होप इतनी सी बात सही है। आगे बढ़ते हैं। अब यदि इसके पास इंटेंसिटी आई है, वेवलेंथ लैम्डा है, तो इसके पास कुछ, अच्छा, ये जो सरफेस एरिया है, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इतनी सी बात पता है। यदि ये एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एरिया वेक्टर मैं नीचे की तरफ मान लेता हूं। मतलब सरफेस ऐसा रखा हुआ, इसका एरिया वेक्टर कहां है? नीचे। फोटॉन्स कैसे आ रहे हैं? ऐसा। फोटॉन्स जिधर आ रहे हैं, इंटेंसिटी उसी दिशा में है। ठीक है, तो पावर का कोई फॉर्मूला याद है क्या? पावर इज इक्वल टू आई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, वेयर आई इज द इंटेंसिटी। यानी पावर इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री लिख लेंगे अभी के लिए, क्योंकि जिधर एरिया वेक्टर है उधर ही इंटेंसिटी है। तो पावर इज इक्वल टू आई इंटू ए है। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट है उसका कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है। कैसे? तो इसी पावर को हम लोगों ने लिखा था, एक फोटॉन्स की एनर्जी इज hc बाय लैम्डा। मान लेते हैं टी टाइम में n नंबर ऑफ फोटॉन्स आते हैं, तो n बाई टी। ठीक है, ऑल राइट। तो इसी n बाई टी को हम लोगों ने स्मॉल n लिखा हुआ है, तो स्मॉल n इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा इंटू पावर p। तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो गया, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इज इक्वल टू p इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय h इंटू c होगा, वेयर p इज i इंटू a।
तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई एच इंटू सी के बराबर। ये क्या है? ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। यदि एक बार आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट मिल गया तो आप नंबर ऑफ फोटॉन एब्जॉर्ब और नंबर ऑफ फोटॉन रिफ्लेक्टेड भी लिख सकते हैं। यानी नंबर वाला पंगा तो अपना क्लियर हो गया। अब कौन सा पंगा रहता है? तो फोर्स लिखते कैसे हैं? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले एक बार के लिए एब्जॉर्ब्ड फोटॉन के बारे में बात करते हैं। एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स के बारे में बात करते हैं। सुनिएगा, देखिए ये हमारे पास सरफेस है, यहां पर एक फोटॉन ऐसा है, तो ये फोटॉन नीचे की तरफ आ रहा है सरफेस से स्ट्राइक होने के लिए। तो इस फोटॉन के पास कुछ इनिशियल लीनियर मोमेंटम है। कितना है लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। ठीक है, सरफेस ने क्या किया? तो सरफेस इस फोटॉन को खा गया, एब्जॉर्ब कर गया। एब्जॉर्ब कर गया तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? फाइनल मोमेंटम हो गया 0। तो कोई आपसे पूछे कि मुझे है ना सिर्फ चेंज इन लीनियर मोमेंटम बता दो, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम। सुनिए, फाइनल मोमेंटम तो है 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम नीचे की तरफ है। मैं नीचे वाली साइड को नेगेटिव ले लेता हूं और ऊपर वाली साइड को पॉजिटिव ले लेता हूं, तो यहां लिखूंगा माइनस टाइम्स ऑफ h बाई लैम्डा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम नीचे था। तो माइनस माइनस कितना हो गया? माइनस माइनस हो गया प्लस। मेरे कहने का मतलब है कि इस एब्जॉर्ब होने वाले फोटॉन का चेंज इन मोमेंटम ऊपर है, तो एब्जॉर्ब फोटॉन पर फोर्स कहां लगा है? ऊपर। तो सरफेस पर फोर्स कहां लगेगा? नीचे। अरे बात समझ, सरफेस पर फोर्स कहां लगेगा? सरफेस पर फोर्स लगेगा नीचे। सरफेस पर फोर्स लगेगा नीचे और इस फोटॉन पर फोर्स लगेगा ऊपर, क्योंकि फोटॉन के लिए चेंज इन मोमेंटम पॉजिटिव है। न्यूटन थर्ड लॉ, जितना फोर्स फोटॉन पर उतना ही फोर्स सरफेस पर, इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट? तो इसीलिए सरफेस पर मैं फोर्स नीचे बता रहा हूं। तो ये एब्जॉर्ब होने वाले फोटॉन का चेंज इन मोमेंटम आ गया। ठीक, तो अब इस एब्जॉर्ब्ड फोटॉन की वजह से जो फोर्स आया होगा, मैं उस फोर्स का नाम लिख रहा हूं F1। ठीक है, क्या नाम निकाल रहे हैं इसका? F1। F1 इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डेल्टा P एब्जॉर्ब, ये P एब्जॉर्ब बाय डेल्टा T। ठीक है, तो आप तो बोलेंगे एक फोटॉन के लिए चेंज इन लीनियर मोमेंटम h बाई लैम्डा है। टोटल कितने फोटॉन है हमारे पास? तो टोटल हमारे पास फोटॉन जो है उसका नंबर ये रहा Na, विच इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव पावर इनटू Ni। ठीक है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बताइए? Na से। ठीक है, ऑलराइट, इतनी बात सही है। अच्छा, ये टाइम जो है हमारे पास, ये हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे जब मैं Na की वैल्यू, चलिए एक बार के लिए अभी तो मैं डेल्टा T लिख देता हूं यहाँ पर। नेक्स्ट इस फोर्स का F1 की वैल्यू कितनी आ रही है जरा देखिएगा, h बाई लैम्डा। ठीक है, Na की जगह हम लोग लिखेंगे दिस इज a टाइम्स ऑफ Ni। और ये जो Ni है ना, ये मैंने पर सेकेंड ही कैलकुलेट किया है। देखिएगा Ni की वैल्यू क्या लिखूंगा, तो Ni इज इक्वल टू I इंटू A इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई H इंटू C। ठीक है, ये पर सेकेंड इतने फोटॉन है, तो डेल्टा T टाइम में कितने फोटॉन होंगे? डेल्टा T बाई डेल्टा T कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कट रहा है क्या? लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, H से H कैंसिल आउट हो गया। तो ये पहला एब्जॉर्ब्ड फोटॉन की वजह से जो आने वाला फोर्स है, दिस इज इक्वल टू I इंटू A सरफेस एरिया है और स्मॉल a एब्जॉर्प्टिव पावर है बाई C। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब्ड फोटॉन की वजह से हमारे पास फोर्स आ गया। ठीक है, अभी इस सरफेस पर सिर्फ वैसे ही फोटॉन्स नहीं है जो एब्जॉर्ब हुए हैं, रिफ्लेक्ट होने वाले भी फोटॉन है, तो उनकी कहानी अलग है, जरा वो सुनिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्टिंग फोटॉन के बारे में। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग फोटॉन के लिए देखिए, ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस पर ऐसा इनिशियल मोमेंटम के साथ कोई फोटॉन आया और वो टकराकर ऊपर चला गया। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम फोटॉन का कितना है? h बाई लैम्डा, और फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा? h अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो अब यहां पे यदि आप चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटॉन लिखेंगे, तो दिस इज फाइनल मोमेंटम माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम लिखना पड़ेगा। फाइनल मोमेंटम ऊपर की तरफ है कितना? h बाई लैम्डा, माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम कितना है? तो माइनस h बाई लैम्डा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ h बाई लैम्डा। ये भी कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। यानी इन फोटॉन्स पर तो फोर्स फिर से ऊपर की तरफ ही लग रहा है,
रिफ्लेक्टेड फोटोन, और सरफेस पर रिफ्लेक्शन की वजह से भी फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे फोटोन एब्जॉर्ब हो या रिफ्लेक्ट हो, दोनों की वजह से फोर्स नीचे आ रहा है। यदि दोनों की वजह से फोर्स नीचे आ रहा है तो नेट फोर्स निकालने में कोई पंगा नहीं है। यहां पर नॉर्मल इंसिडेंस वाले केस में नेट फोर्स निकालने के लिए मैं F1 और यहां से एक दूसरा फोर्स निकालूंगा F2, दोनों को जोड़ दूंगा। आई बात समझ? ठीक है, चलिए इस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चेंज इन जो लीनियर मोमेंटम है वो हमारे पास कितना है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ h बाई लैम्डा। ये थोड़ा सा सर स्पेस इधर इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, देखिएगा। हाँ, तो इसके लिए जो फोर्स है मैं इसका नाम F2 रख देता हूँ। तो F2 इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी डेल्टा P बाई डेल्टा T। एक फोटोन के लिए चेंज इन मोमेंटम है 2 टाइम्स ऑफ h बाई लैम्डा। ऐसे ऐसे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम लोगों ने NR से पहले ही डिनोट कर रखा है, मतलब ये वो नंबर ऑफ फोटॉन्स है जो रिफ्लेक्ट हुए हैं। दिस इज इक्वल टू NI इंटू 1 माइनस A, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, डेल्टा T। तो देखिए F2 कितना आ गया, F2 आ रहा है हमारे पास 2h बाई लैम्डा। NI नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पहले ही निकाल रखा है, दिस इज इक्वल टू I इंटू A इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई H इंटू C इंटू 1 माइनस A। ये तो वो फोटॉन्स हैं जो पर सेकेंड आए हैं। डेल्टा T टाइम में कितने फोटॉन आएंगे, डेल्टा T से मल्टीप्लाई कीजिए। डेल्टा T नीचे भी था, डेल्टा T गया, लैम्डा से लैम्डा गया, H से H गया। तो ये हमारे पास आ रहा है 2IA बाई C इंटू 1 माइनस A। ये F2 हुआ। ये उन फोटॉन्स की वजह से फोर्स है जो रिफ्लेक्ट हुए हैं, ये उन फोटॉन्स की वजह से फोर्स था जो एब्जॉर्ब हुए थे। लिख भी देता हूं, दिस इज फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स, ठीक है, एंड दिस इज फोर्स ड्यू टू reflected photon, this is force due to reflected photons। तो F net कितना होगा बताइए, F net क्या होगा, क्योंकि वही हम लोगों ने डिस्कस किया कि दोनों टाइप के फोटोन की वजह से जो सरफेस पर काम करने वाला फोर्स है एक ही दिशा में, तो F net इज इक्वल टू क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो F net इज जस्ट इक्वल्स टू F1 प्लस F2। F1 कितना था हमारे पास, तो ये F1 है I कैपिटल A बाई C, ठीक है, तो दिस इज I कैपिटल A बाई C प्लस, हाँ दूसरा देखिए रिफ्लेक्शन वाला कितना है, तो 2IA बाई C इंटू 1 माइनस A। तो 2IA बाई C इंटू 1 माइनस A। ऑलराइट, दिस इज F net। यदि ये F net है तो यही आपका नेट रेडिएशन फोर्स है, नेट रेडिएशन फोर्स। अब देखिए ये तो निकाल लिया। अब यदि मैं कल को सवाल में ऐसा दे दूं कि जो सरफेस है वो प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब A की वैल्यू कितनी, 0, तो A 0 पटक दीजिए यहां पे भी और यहां पे भी, ठीक है। ये I था, ये सॉरी ये I नहीं था, ये 1 था, दिस इज 1 माइनस 8। हाँ, मैं क्या कह रहा था, कल को एक ऐसा सरफेस आ जाए जो प्योरली रिफ्लेक्टिंग हो, तो प्योरली रिफ्लेक्टिंग मतलब स्मॉल a कितना, 0, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0। भाई ये तो फोर्स एब्जॉर्प्शन की वजह से था, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, सिर्फ ये वाला टर्म आ जाएगा। कल को ऐसा बोल दूं कि सरफेस इज प्योरली एब्जॉर्बिंग, मतलब सिर्फ a ही होगा, a होगा, तो ये तो हमारा रिफ्लेक्शन वाला टर्म था, ये तो r था ना, ये 1 माइनस a क्या था, ये तो रिफ्लेक्टिंग पावर था r, तो ये वाला टर्म 0 होगा, सिर्फ ये फोर्स रह जाएगा। आई बात समझ, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इज रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू F net अपॉन एरिया A। तो A से कर दीजिए डिवाइड, दिस इज I इंटू A बाई C प्लस 2 टाइम्स ऑफ I बाई C इंटू 1 माइनस A। ये लीजिए, ये आ गया हमारे पास रेडिएशन, ठीक है।
जैसे एक छोटे सवाल का आंसर बताइए। यदि मैं बोलूं कि ये हमारे पास एक प्योरली एब्जॉर्बिंग सरफेस है जिसके लिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन ये नहीं कर रहा है तो आर की वैल्यू 0 है। यहां पर आप एक लाइट डाल रहे हैं और इस लाइट के लिए जो पावर, वो पावर है लेट से 300 वाट, ठीक है, पावर कितना है 300 वाट। बताइए इस सरफेस पर एफ नेट कितना लगेगा, इस सरफेस पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो यही आई इंटू ए ही आपका क्या होता है, पावर होता है। तो इसमें एफ नेट में ये दूसरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला टर्म होगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू आई इंटू ए ही हमारा पावर है, दैट इज 300 वॉट बाई सी, ये है 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8। तो देखिए ये 100, तो 10 रेज टू दी पावर -6 न्यूटन का फोर्स लगेगा, काफी छोटा फोर्स है ना। सिमिलरली यदि मैं कहता हूं कि ये हमारे पास कोई एक सरफेस है, इस सरफेस पर आपने 200 वॉट की लाइट डाली है और ये प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आर की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू कितनी है 0। इस पर मैं पूछता कि मुझे फोर्स बताइए, तो इस पर जब आप फोर्स लिखेंगे तो ये इसके लिए पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ दूसरा वाला टर्म होगा। तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ आई इंटू ए, आई इंटू ए ही हमारा पावर है विच इज 200 वॉट बाई स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8, ठीक है। हाँ, तो ये हो रहा है 4/3 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 न्यूटन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। इसके दूसरे केस के बारे में पढ़ते हैं जहां पे हमारे पास सरफेस के ऊपर आने वाला फोटोन ऑब्लिगली आ रहा हो। नॉर्मल इंसिडेंस तो देख लिया, ठीक है, चलिए देखिएगा। वैसा ही है कि ये हमारे पास कोई एक सरफेस है, इस सरफेस के लिए सरफेस एरिया है ए, ठीक है, और ये लाइट फोटॉन्स हम लोग इसके ऊपर ऐसा डाल रहे हैं, ऐसा, ठीक है, मतलब ये लाइट फोटॉन यहां पर ऐसा आएगा तो ये इसके सरफेस पे कुछ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और इस सरफेस के लिए रिफ्लेक्टिंग पावर आर है, रिफ्लेक्टिंग पावर कितना दे रखा है आर, और एब्जॉर्बिंग पावर ए है, ठीक है। तो यदि एब्जॉर्बिंग पावर ए है तो रिफ्लेक्टिंग पावर 1 - ए के बराबर होगा, सेम एज प्रीवियस केस, ठीक है। तो यहां पर जो फोटॉन्स आए हैं ऑब्वियसली कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब भी होंगे और कुछ फोटॉन्स रिफ्लेक्ट भी होंगे, ठीक। आने वाली लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी आई है, वेवलेंथ लैम्डा है, तो पावर क्या लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। आ रही बात समझ? तो ये इंटेंसिटी ऐसा, सरफेस एरिया ऐसा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना थीटा, तो पावर इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा हो गया, ठीक है। इसी पावर को हम लोगों ने लिखा था कि पावर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इंटू hc अपॉन लैम्डा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इज इक्वल टू p इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई h इंटू c के बराबर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट का एक्सप्रेशन क्या है, p की जगह हम लोग लिख लेते हैं i इंटू a इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई h इंटू c। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पास आ गया, ठीक है। चलिए देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्ब्ड फोटॉन के बारे में। किसके बारे में? वो फोटॉन जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। एब्जॉर्ब मतलब जिन फोटॉन्स को ये सरफेस गायब कर देते हैं। तो ये सरफेस ऐसा, ये फोटॉन्स ऐसे आए तो इनके पास इनिशियल मोमेंटम इस दिशा में, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम कितना है, तो फाइनल मोमेंटम तो 0 है। इनिशियल मोमेंटम है कितना, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल लीनियर मोमेंटम, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी था, तो p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा हम लोगों ने लिख दिया है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, ओके, इतनी बात सही। तो यहां पर यदि आप चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे
तो चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखें बताइए? तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम है 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम, एक काम करते हैं कि इस मोमेंटम के हम लोग दो कंपोनेंट पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। ये इनिशियल मोमेंटम का x कंपोनेंट होगा, ये इनिशियल मोमेंटम का y कंपोनेंट होगा। देखिएगा एक बार के लिए कि ये वाला एंगल भी हम लोग क्या कर लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो ये p इनिशियल का cos कंपोनेंट और ये p इनिशियल का साइन कंपोनेंट इधर, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम को मैं ऐसे कंपोनेंट में ही रिजॉल्व कर लेता हूं कि इनिशियल मोमेंटम के पास एक तो कंपोनेंट है हमारे पास p इनिशियल का साइन कंपोनेंट प्लस p इनिशियल का cos कंपोनेंट, ये ठीक है। तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ p इनिशियल, तो वही है ये h बाई लैम्डा इंटू साइन थीटा प्लस h बाई लैम्डा इंटू कॉस थीटा। ओके, चेंज इन मोमेंटम आ गया। चेंज इन मोमेंटम आ गया तो अब हम लोग फोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मोमेंटम किस दिशा में बदला हुआ? इनिशियल इधर है, फाइनल 0 है, तो चेंज इन मोमेंटम फोटोन पर इधर है। यदि फोटोन पे चेंज इन मोमेंटम इधर है तो इस सरफेस पर फोर्स इधर होगा, सरफेस पर फोर्स इधर होगा, फोटोन पर फोर्स इधर होगा, ठीक है। तो ये इस दिशा में सरफेस पर एक फोर्स आएगा, उस फोर्स का नाम हम लोग F1 रख लेते हैं। ये F1 होगा कितना? तो F1 इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। तो एक फोटोन का जो चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये h बाई लैम्डा, मैं यहां पर एक बार के लिए मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, h बाई लैम्डा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऑलराइट, ये एक फोटोन के लिए है। नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे? तो इसके लिए ये देखिएगा, ये जो एब्जॉर्प्टिव पावर है, तो A इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स, सॉरी, A is equal to number of photons absorbed to the number of photons incident. तो number of photons absorbed is equal to A times of number of photons incident. तो इसी F1 को यहाँ पे हम लोग ये number of photons absorbed by delta T और कर देंगे, ठीक। तो ये लीजिए F1 का हमारे पास यहाँ से एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज h by lambda into sin theta plus cos theta, ठीक है, into NA. NA is equal to A times of NI. NI है हमारे पास I into A into cos theta into lambda, ठीक है, divided by HC. डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा और H से H भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ, ये लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पहला फोर्स आ चुका है हमारे पास I इंटू कैपिटल A इंटू स्मॉल a, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई C। ये किसकी वजह से फोर्स आया बताइए? एब्जॉर्ब की वजह से, एब्जॉर्ब की वजह से, ठीक है। चलिए इसके बाद रिफ्लेक्टिंग वाले की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग वाले में क्या है, देखिएगा फिर से कि इसी सरफेस के लिए हम लोगों ने रिफ्लेक्टिंग पावर R लिखा हुआ था, R इज इक्वल टू 1 माइनस A के बराबर था, ठीक है। यहां पर एक फोटोन ऐसा आया, ये ऐसा टकराया और टकराकर ऐसा चला गया, ओके। इसके पास जो इनिशियल मोमेंटम था P, ये इनिशियल मोमेंटम P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। इसका एक कंपोनेंट इधर था, दूसरा कंपोनेंट इधर था। ये जो रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रहा है, मोमेंटम इधर है, तो इसके पास भी एक कंपोनेंट इधर है, दूसरा कंपोनेंट इधर है। तो ये हमारे पास क्या क्या वैल्यूज थी बताइएगा। ये एंगल थीटा था, तो ये वाला भी एंगल थीटा है ना, हेंस ये वाला भी एंगल थीटा और ये वाला भी एंगल थीटा। ये h बाई लैम्डा मोमेंटम, तो इस h बाई लैम्डा का कॉस कंपोनेंट इधर है, h बाई लैम्डा का साइन कंपोनेंट इधर है। सिमिलरली h बाई लैम्डा का कॉस कंपोनेंट इधर है और h बाई लैम्डा का साइन कंपोनेंट इधर है, ठीक है। तो यदि मैं चेंज इन मोमेंटम, मान लेते हैं एक बार ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम x में हुआ है क्या?
एक्स में पहले भी मोमेंटम h बाई लैम्डा साइन थीटा है, और बाद में ये कुछ एंगल उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी ये एंगल यहां पे ऐसा लिखना चाहिए था। ये फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू h बाई लैम्डा है, ये वाला एंगल थीटा होगा ना, तो ये h बाई लैम्डा कॉस थीटा था और ये था h बाई लैम्डा साइन थीटा। हाँ मैं ये कह रहा था कि अलोंग दी सरफेस, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, उस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कोई भी लीनियर मोमेंटम का चेंज नहीं हुआ है। पहले भी मोमेंटम h बाई लैम्डा साइन थीटा था, बाद में भी लीनियर मोमेंटम h बाई लैम्डा साइन थीटा है। ठीक है, जो भी मोमेंटम का चेंज हुआ है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस या y एक्सिस के अलोंग हुआ है, जिसको मैं y एक्सिस बोल रहा हूं। कितना, तो दिस इज p फाइनल माइनस टाइम्स ऑफ p इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम ऊपर की तरफ है, ऊपर वाली साइड हम लोग पॉजिटिव ले रहे थे, नीचे वाली साइड हम लोग नेगेटिव ले रहे थे। तो ये कितना हो गया बताइए, फाइनल मोमेंटम इज h बाई लैम्डा साइन थीटा माइनस टाइम्स ऑफ h बाई लैम्डा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 2h बाई लैम्डा साइन थीटा, 2h बाई लैम्डा साइन थीटा। समझ गए? तो ये चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो इस चेंज इन मोमेंटम, अब ये भी चेंज इन मोमेंटम कहां है, ऊपर की तरफ। तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा दैट इज F2, ये F2 नीचे की तरफ आएगा, और ये F2 कितना होगा बताइए, तो दिस F2 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम है हमारे पास 2h बाई लैम्डा इनटू साइन थीटा। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैसे फोटॉन्स के नंबर से जो सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटॉन, और ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटॉन कितना था, 2h बाई लैम्डा इनटू साइन थीटा। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटॉन के लिए थोड़ा इधर आइए, इसके लिए मैंने आपको ये रिफ्लेक्टिंग पावर R बता रखा है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग पावर है, ये रिफ्लेक्टिंग पावर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पावर होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, और यही रिफ्लेक्टिंग पावर इज इक्वल टू 1 माइनस a के बराबर है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू 1 माइनस a टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होगा। ये रहा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा कि ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड है दिस इज इक्वल टू 1 माइनस a टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट बाय डेल्टा t। ठीक है, देखिए मैं इसको यहां लिख रहा हूं कि दिस F2 इज इक्वल टू 2h बाई लैम्डा इनटू साइन थीटा इनटू 1 माइनस a बाय डेल्टा t, और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, तो ये रहा हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स i a cos थीटा लैम्डा बाई hc। ठीक है, दिस इज i इंटू a इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू लैम्डा बाई h इंटू c। h से h कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा से लैम्डा। तो ये तो पर सेकेंड नंबर ऑफ फोटॉन्स है डेल्टा t में, डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल आउट हो गया। तो ये लीजिए भाई F2 भी आ गया। F2 है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ i इंटू a इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1 माइनस a डिवाइडेड बाई c। साइन 2 थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, है ना। तो ये जो F2 है, F2 ठीक है, तो दिस F2 इज i इंटू a इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई c इंटू 1 माइनस a। तो ये वो फोर्स है जो सरफेस से परपेंडिकुलर है, और पहला वाला फोर्स कहां था, सरफेस से थीटा एंगल पर। तो एफ नेट कितना हो गया बताइए, वेक्टर एडिशन करेंगे, ये सरफेस फिर से देखिए, तो F2 इस दिशा में था और F1 इस दिशा में। F1 और F2 के बीच का एंगल है थीटा, तो हमारे पास जो F नेट होगा, F नेट दैट इज अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 इंटू F2 इंटू कॉस ऑफ थीटा के बराबर। समझ गए? ठीक है, हाँ गंदी वैल्यू तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये जो F1 है ना, इस F1 के दो कंपोनेंट आप चाहें तो रिजॉल्व कर सकते हैं। F1 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा विच इज F1 cos थीटा, और F1 का एक दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा F1 sin थीटा।
ठीक है, मैंने F1 का फोर्स पिछले पेज पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। तो ये जो प्रेशर आएगा रेडिएशन प्रेशर, वो रेडिएशन प्रेशर का इस F1 sin थीटा में, मतलब F1 sin थीटा का इस रेडिएशन प्रेशर में कोई रोल नहीं है। रेडिएशन प्रेशर किसकी वजह से बनेगा? तो रेडिएशन प्रेशर इन दोनों की वजह से बनेगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू F2 प्लस F1 cos थीटा अपॉन एरिया। आ रही बात समझ? क्योंकि भाई प्रेशर नॉर्मल फोर्स की वजह से बनता है, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से नहीं बनता है। टेंजेंशियल फोर्स की वजह से क्या बनेगा? तो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से शियर स्ट्रेस बनेगा, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू F1 sin थीटा अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। शियर स्ट्रेस, ठीक। F1 sin थीटा अपॉन एरिया। F1 क्या था समझ गए ना? तो ये रहा हमारे पास, ये था हमारे पास F1 का एक्सप्रेशन, ये F1 का एक्सप्रेशन था, ठीक है। चलिए चलिए आइए इसके आगे बढ़ते हैं और हम लोग बनाते हैं एक छोटा सा सवाल। सवाल वैसे छोटा सा तो नहीं है, चलिए फिर भी देखिए। एक परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सॉलिड स्फीयर है जिसके लिए रेडियस है r, ठीक है। इज केप्ट इन द पाथ ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ लार्ज अपर्चर। इफ द बीम कैरीज इंटेंसिटी I, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम ऑन द स्फीयर। तो ये कुछ ऐसा है कि ये है हमारे पास एक स्फीयर, ये क्या है? एक स्फीयर। इस स्फीयर पर पैरेलल लाइट बीम पड़ रही है ऐसी, ये पैरेलल लाइट बीम कुछ इस तरीके से स्फीयर पर आकर स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। आपको ये बता दिया गया है कि ये जो सॉलिड स्फीयर है इसकी रेडियस r है, ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सॉलिड स्फीयर है, यानी कि a की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक। ये सामने से आने वाली जो लाइट रेडिएशन, इस लाइट रेडिएशन के लिए इंटेंसिटी हम लोग ले लेते हैं I, और इस लाइट रेडिएशन के लिए वेवलेंथ भी एक बार के लिए असाइन कर लेता हूं लैम्डा, ठीक है ना? इतनी बात है ये। ओके, तो सरफेस हमारा परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, ठीक। तो क्या करेंगे यहां पर बताइए? फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक से भाई, कि हम लोग एक फोटोन जो है इसके पास अपना कुछ मोमेंटम होगा, वो आएगा इस सरफेस के किसी पॉइंट से स्ट्राइक करेगा स्फेरिकल सरफेस से, तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। ऑलराइट, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और वही चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आने वाली लाइट रेडिएशन है, इस आने वाली लाइट रेडिएशन के लिए जो हम लोग पावर डिफाइन करेंगे, पावर इज इक्वल टू I डॉट A होता है। अब इस I डॉट A में ही एक पंगा है कि सरफेस के हर अलग अलग पॉइंट पर ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन तो इस दिशा में है, लेकिन सरफेस एरिया या सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ अलग अलग एंगल बना रहा होगा। ये वाली बात सही है? तो ये जो आप I डॉट A लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू I डॉट A, तो ये I इंटू A इंटू कॉस ऑफ थीटा इस सरफेस के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू का होगा। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब कोई एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट पर हम लोग एक छोटा सा पावर निकालेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? और फिर वैसे ही दूसरे सभी छोटे सरफेसेस पर बनने वाले पावर को हम लोग जोड़ेंगे। ओके, मैं क्या कहना चाह रहा हूं देखिए। तो इस स्फेरिकल सरफेस में हम लोग एलिमेंट कैसे लेते हैं इसका तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। एलिमेंट हम लोग लेने के लिए क्या करते हैं? तो यहां से जाते हैं थीटा एंगल ऊपर, यहां से थीटा एंगल ऊपर जाते हैं, ये लीजिए, ये एंगल थीटा ऊपर गए, और फिर उसके बाद एक ऐसा रिंग बना लेते हैं, ठीक, ये ठीक है। फिर उसके बाद थीटा प्लस डी थीटा एंगल हम लोग फिर से ऊपर आते हैं,
और फिर एक दूसरी रिंग बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो इस स्फेरिकल सरफेस पर ये हम लोगों ने ऐसा सा एक एलिमेंटल रिंग बना दिया है। हमारा जो स्फीयर है वो ऐसे ही दूसरे ग्रेजुअली बढ़ते हुए रेडियस, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रेडियाई वाले रिंग से मिलकर बना हुआ है। आ रही है बात समझ? तो ये हमारे पास एक छोटा सा सरफेस एरिया है। इस छोटे से सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? तो इस छोटे से सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर इस दिशा में होगा, ठीक है। इतनी बात सही है? हाँ, इस छोटे से सरफेस एरिया की ये जो थिकनेस है, थिकनेस कितनी होगी? तो इसका रेडियस है r, तो ये थिकनेस है हमारे पास r टाइम्स ऑफ d थीटा के बराबर, ओके। इस पर जो एक लाइट फोटोन आया है, इस पर यहां पर ये एक लाइट फोटोन ऐसा पड़ा है, ठीक है। तो लाइट फोटोन के पास जो इनिशियल मोमेंटम है p इनिशियल, वो कितना है? तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू h बाई लैम्डा है, ठीक है। मतलब इस एलिमेंटल सरफेस को मैं थोड़ा सा इधर ऐसे फिर से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं कि ये इनिशियल मोमेंटम फोटोन का इस डायरेक्शन में है, p इनिशियल इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। ये सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, तो यहां से टकराने के बाद फोटोन का मोमेंटम कितना हो चुका है? 0। तो यदि इस फोटोन के लिए हम लोग चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात करें तो चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम है 0 माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, ठीक है। यानी फोटोन के लिए चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में? तो इस फोटोन के लिए चेंज इन मोमेंटम, जैसे ये वाली साइड हम लोग ले लेते हैं नेगेटिव और ये वाली साइड हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो ये यहां पर एक माइनस साइन हम लोग और लगाएंगे, तो ये चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आ रहा है h बाई लैम्डा के बराबर का। यानी कि इस फोटोन पर, इस एक फोटोन पर जो फोर्स होगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा होगा, इस डायरेक्शन पॉजिटिव साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है ना। आ रही है बात समझ? ठीक है। तो ये यहां पर जिस डायरेक्शन में फोटोन का मोशन था, ये इंटेंसिटी हमारे पास इसी डायरेक्शन में, ये इंटेंसिटी और इस एरिया वेक्टर के बीच का ये छोटा सा एंगल हम लोगों ने असाइन कर लिया, सॉरी, इस इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हम लोगों ने ले लिया है थीटा, ओके। ठीक है, वही थीटा मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि पावर इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। चलिए बताइए, ये जो एलिमेंटल रिंग है, इस एलिमेंटल रिंग का जो छोटा सा सरफेस एरिया होगा डीए, उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ये रेडियस r है, इस रेडियस की वैल्यू ये है हमारे पास r cos थीटा, और ये इस एलिमेंटल रिंग का जो रेडियस होगा वो r sin थीटा के बराबर का होगा, ठीक है। तो इस एलिमेंटल रिंग का जो सरफेस एरिया होगा वो सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई r sin थीटा इनटू इसकी थिकनेस विच इज r d थीटा के बराबर, ओके। ये क्या है? ये छोटा सा सरफेस एरिया dA है। कोई दिक्कत यहां तक वाली बात में नहीं ना? ठीक है, तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ चुका है, ये सरफेस एरिया आ चुका है, ठीक है, ओके। तो अब ये बताइए कि हम लोगों ने इसी पावर को क्या लिख रखा था कि पावर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ hc बाई लैम्डा, यानी कि जो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन है उस नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन का एक्सप्रेशन था p लैम्डा डिवाइडेड बाई hc, p इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई h इंटू सी। ये इंसिडेंट फोटोन का नंबर है, जो इंसिडेंट फोटोन का नंबर है वही एब्जॉर्ब फोटोन का नंबर है, ठीक है। तो इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू सेम एज एब्जॉर्ब फोटोन, दिस इज p इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई h इंटू सी। और p का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? तो p इज इक्वल टू i इंटू a इंटू कॉस थीटा, लेकिन यहां पे मैं p को i इंटू a ना लिख करके dA लिख दूंगा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई h इंटू सी। आ रही है बात समझ? ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन है जरा देखिएगा, ये इंटेंसिटी I और dA का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? तो dA है 2 पाई r साइन थीटा, ठीक है, मतलब 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई h इंटू सी। तो ये लीजिए भाई, हो गया हमारा काम, इंसिडेंट फोटोन का नंबर आ गया है, ठीक है। एक फोटोन के लिए चेंज इन मोमेंटम आ चुका है, ठीक है,
तो फोर्स क्या होता है बताइए? फोर्स होता है, लेकिन ये जो हम लोगों ने सरफेस एरिया लिया है वो सरफेस एरिया एक इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस एरिया है। तो इस इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस एरिया पर काम करने वाले एक छोटे से फोर्स को मैं डीएफ लिख दूं। ये डीएफ क्या होगा? तो डीएफ होगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टी, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन से, ठीक है। तो ये लीजिए, चेंज इन लीनियर मोमेंटम है हमारे पास h अपॉन लैम्डा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया? तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज इक्वल टू आई इंटू 2 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई एच सी। एच से एच कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया। क्या ये पूरे स्फेरिकल सरफेस पर फोर्स है? नहीं, ये एक छोटे से, ये जो एलिमेंटल रिंग हम लोगों ने ड्रॉ किया है उस एलिमेंटल रिंग पर काम करने वाला छोटा सा फोर्स है। ये फोर्स कितने सरफेस एरिया पर लगेगा? तो ये पीछे वाले पर नहीं लगेगा, क्योंकि पीछे वाले पर तो ये इधर इस स्फेरिकल सरफेस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि फोटोन ये यहां, ये जो ग्रीन कलर से मैं डिनोट कर रहा हूं ना, बस उसी स्फेरिकल सरफेस पर, सॉरी ग्रीन तो पहले से भी लिया था, ये लीजिए, ये जो हमारा ये जो रीजन है, बस इतने से ही रीजन पर रेडिएशन फोर्स होगा या इतने से ही रीजन पर रेडिएशन प्रेशर होगा। आ रही है बात समझ? तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे दूसरे जितने भी छोटे छोटे एलिमेंटल रिंग होंगे सब में काम करने वाले ऐसे ही छोटे छोटे फोर्सेस को जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब क्या है? जोड़ने का मतलब है इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बताइए? तो इंटीग्रेशन के लिए ये पहला रिंग जैसे आपने यहां पर बनाया, उससे आगे वाला रिंग और बड़ा बनाया, सबसे बड़ा रिंग आपका बस इतना बनेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 से लेकर π/2 90 डिग्री, ठीक, 0 से π/2, ठीक है। हाँ, ये इधर थोड़ा सा स्पेस में इरेज कर देता हूं, ठीक है, इधर लिखता हूं मैं। डीएफ का इंटीग्रेशन कितना हो गया? एफ, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, तो आई बाहर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर बाहर अपॉन सी बाहर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किसका रहता है? इंटीग्रेशन रहता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा का, 0 से π/2 के लिए, ऑलराइट, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बताइए? इंटीग्रेशन मैं इधर साइड में करके दिखाता हूं। इंटीग्रेशन के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि साइन थीटा को हम लोग टी मान लेते हैं। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए? कॉस थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा, दिस इज इक्वल टू टी, टी का डिफरेंशिएशन डी टी। तो ये लीजिए, ये साइन थीटा को मैंने मान लिया टी, कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है t²/2, यानी इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा? इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा साइन स्क्वायर थीटा/2। तो मैं इंटीग्रेशन वाले जगह पर ये आई ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर बाई सी ठीक है, और इस पूरे एक्सप्रेशन को हटाकर मैं क्या लिख दूंगा बताइए? साइन स्क्वायर थीटा/2। कहां से कहां तक? 0 से π/2 तक। तो ये जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है, जरा देखिएगा कितना आ गया। तो ये आई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बाई सी तो ठीक है, अपर लिमिट कितना हो गया? साइन 90 इज 1, तो ये 1/2 माइनस साइन 0 इज 0, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई सी। ये है रेडिएशन फोर्स, ये है रेडिएशन फोर्स, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को देखकर कुछ समझ आया कि भाई पाई आर स्क्वायर किसका एरिया है? पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का एरिया है। सुनिए, यदि आप इतनी मेहनत मशक्कत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम को एकदम एक झटके में बनाना चाहते हैं, तो उसका भी एक जुगाड़ है, विदाउट यूजिंग मैथमेटिक्स। कोई इंटीग्रेशन कोई एलिमेंट वगैरह लेने की जरूरत नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए क्वेश्चन तो बस यही था ना कि ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर था और इधर से लाइट रेडिएशन आ रहा था, इस सॉलिड स्फीयर पर पड़ रहा था, ठीक, यही था सवाल। ये आने वाली लाइट रेडिएशन के पास इंटेंसिटी थी आई, वेवलेंथ था लैम्डा, पावर था पी। आपसे रेडिएशन फोर्स पूछा गया है,
जो लाइट रेडिएशन इस सॉलिड स्फीयर पर पड़ रहा है, कभी ना कभी यही लाइट रेडिएशन एक ऐसे सर्कुलर रीजन से होकर गुजरा होगा। उस सर्कुलर रीजन का रेडियस कितना होगा? उस सर्कुलर रीजन का रेडियस होगा r। तो यदि आप एक बार के लिए ऐसा सोच लें कि इस सर्कुलर रीजन से जितने फोटॉन्स होकर गुजरे हैं, वही सारे फोटॉन्स आगे आकर के इस स्फेरिकल रीजन पर स्ट्राइक कर रहे हैं, और वो सारे फोटॉन्स आगे चल के इस स्फेरिकल रीजन पर एब्जॉर्ब हुए हैं। ये वाली बात तभी के लिए वैलिड है जब सरफेस आपका परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो। यदि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा तो अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं वो वैलिड नहीं होगा। यानी वो वाली बात किसके लिए वैलिड होगी? सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इस सर्कुलर रीजन पर जितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए होंगे, वही सारे के सारे फोटॉन्स इस स्फेरिकल रीजन पर एब्जॉर्ब हुए, हेमिस्फेरिकल रीजन पर। हर फोटॉन आता है, एब्जॉर्ब होता है, उसका मोमेंटम चेंज होता है, कुछ ना कुछ फोर्स बनाता है। तो जो फोर्स इस सर्कुलर रीजन पर बनेगा, वही तो फोर्स इस स्फेरिकल रीजन पर भी बनेगा। और क्या था रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला? तो रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला था I इंटू ए बाई सी, यही था ना। तो आप सीधा बोल सकते हैं कि I इंटेंसिटी है, इस सर्कुलर रीजन का रेडियस क्या हो गया? R। तो एरिया कितना हो गया? पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट c। खत्म। आ रही है बात समझ? यही हमारा आंसर आया ना, I इंटू पाई r स्क्वायर बाई सी। भाई बीम की विड्थ जान के क्या करिएगा? ये बीम यदि ऊपर से भी जा रहा है तो ऊपर से जाने वाला कोई लाइट बीम इस स्फेरिकल रीजन पर, हेमिस्फेरिकल रीजन पर फोर्स थोड़ी बनाएगा। आ रही है बात समझ? चलिए देखिए, फिर से बताइए। मैं इसी में यदि आपसे ऐसा पूछ लूं कि ये हमारे पास लेट से एक कोन है, ये क्या है? एक कोन, ठीक है। कोन की हाइट है h, कोन की हाइट कितनी है? h, और ये रेडियस r, ठीक है। कोन है, और ये यहां पे हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है। ये इस तरीके से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है। आने वाली इस बीम के पास जो इंटेंसिटी है वो आई है, वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है। वेवलेंथ की कोई जरूरत नहीं है, बस इंटेंसिटी कितनी है? तो इंटेंसिटी आई है। बताइए रेडिएशन फोर्स ऑन दी कोन, यदि इस कोन के लिए ए की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू यदि 1 है तो इस कोन पर कितना रेडिएशन फोर्स बनेगा? तो आप क्या बोलेंगे कि कोन पर पड़ने वाले सारे फोटॉन्स वही होंगे जो कभी ना कभी इस ट्रायंगुलर रीजन से होकर गुजरे होंगे। अरे बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं? भाई इस ट्रायंगल से होकर गुजरने वाले जितने भी फोटॉन्स हैं, वही सारे आगे बढ़ के इस कोन पर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो यदि मैं एक ऐसा ट्रायंगुलर प्लेट लगा दूं तो इस प्लेट पर भी वही सारे फोटॉन्स आकर एब्जॉर्ब होंगे, मोमेंटम बदलेगा, उनका फोर्स बनेगा इस ट्रायंगुलर प्लेट पर, और वही सारे फोटॉन्स आगे चल के इस कोन पर भी स्ट्राइक हो रहे हैं। तो फोर्स फोटॉन के एब्जॉर्ब होने की वजह से ही बन रहा है ना। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जितने फोटॉन्स इस ट्रायंगुलर प्लेट पर फोर्स बनाएंगे, उतने ही फोटॉन्स इस कोन पर भी फोर्स बनाएंगे। आ रही बात समझ? तो अब यहां पे फोर्स निकालना थोड़ा सा ज्यादा आसान है कि फोर्स इज इक्वल टू I इंटू ए डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो I हो गया इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। बताइए इस ट्रायंगल का एरिया क्या लिखेंगे? तो ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा हमारे पास 2r इंटू हाइट, हाइट इज h डिवाइडेड बाई c। तो सीधा सीधा आप बोल सकते हैं I इंटू r इंटू h डिवाइडेड बाई c। खत्म। आई बात समझ? ठीक है, इसको लिख लीजिएगा।